उनको कोई भी कोर्स, कोई भी कोचिंग, कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं आने दूंगा। मैं सब कुछ मैं कराऊंगा। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज की वीडियो में हम सेमेस्टर 1 फाइनेंशियल अकाउंट का एकदम डिटेल, एग्जाम में कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उन सभी का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और ना ही शायद कोई प्रोफेसर या कोई लेक्चरर या कोई भी डिस्कस करता है कि हाँ ये चीजें हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, अगर आप पूरा देखते हो तो डेफिनेटली 100% फायदा मिलेगा। तो हम पूरे के पूरे चैप्टर, पूरा सिलेबस कवर करने वाला। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एजेंडा है बीकॉम सेमेस्टर 1, चाहे प्रोग्राम हो, चाहे ऑनर्स हो, चाहे एनसी वेब हो। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें से अब बच्चे कहते हैं ना सर हमें वो पता चले जिसमें से एग्जाम में आएगा, तो ये वो टॉपिक्स होने वाले हैं जो कि मैं श्योर 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 कहूं तो ये एग्जाम में टॉपिक आएंगे ही आएंगे, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरेटिकल हो। मैं सभी की बात करने वाला हूं, यानी पूरे के पूरे थ्योरी भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट आ जाएंगे। चलिए चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर आपका है 1। चैप्टर नंबर 1 में आपके क्या थ्योरी एग्जाम में आएंगी और इन्हीं में से क्वेश्चन बनना है। चैप्टर नंबर 1 है एज अ इंट्रोडक्शन आपकी किताब में। उसके अंदर आ सकता है आपका यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चंस है, आंसर सभी स्टूडेंट को 10 ईयर में, किताब में और कहीं से भी आप ढूंढ सकते हैं। जो इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर होता है ये सारा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग के एडवांटेजेस, दूसरा क्वेश्चन थ्योरी का। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ये ब्रांचिंग आ गया, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। ओवरव्यू एआई अकाउंटिंग, ये एग्जाम में पूछा गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इन अकाउंटिंग। और मजे की बात बोलूं तो इस क्वेश्चंस को छोड़ दो, मतलब कि बाकी सारे के सारे आपको 11th क्लास वाला है। पहले चैप्टर में ये आपके थ्योरी है। दूसरा है हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। इसमें से हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे जब बुक लेते हैं ना तो बुक लेके कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें से क्या आएगा, इसमें से क्या आएगा, इसमें से कैसे आएगा, इसमें से कैसे आएगा। तो मैं सीधी सीधी बात बता दूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं बता दूं, इसमें से आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला। आ जाइए सर चैप्टर नंबर 3। मैं ये सारे के सारे जो चैप्टर आपको दिखा रहा हूं, ये अकॉर्डिंग टू JR मोंगा बुक के हिसाब से दिखा रहा हूं मैं। हर बुक के अंदर चैप्टर के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होंगे लगभग। चैप्टर 3, इसके अंदर से कैपिटल और रेवेन्यू आइटम, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सिर्फ ये दो ही थ्योरी। आप पूरी किताब में देखेंगे तो बहुत सारी कुछ लिखे हुए हैं, लेकिन इन्हीं दो में से कोई अगर क्वेश्चंस आया इस चैप्टर में से, इस दोनों में से कोई एक आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आएगा, इस दोनों में से कोई एक आएगा अगर क्वेश्चन इस चैप्टर से बना तो। चैप्टर नंबर 4, और ये भी 11th क्लास का है। चैप्टर नंबर 4, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, या फिर अजम्पशन एंड प्रिंसिपल कह लो। जैसे पॉइंट नंबर 1, बिजनेस एंटिटी, बिजनेस अलग होता है, ऑनर अलग होता है। मनी मेजरमेंट, सारी की सारी चीजें मनी में हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कोई एम्प्लॉय बीमार पड़ गया, कोई एम्प्लॉय अगर लड़ाई झगड़ा कोई डिस्प्यूट है तो उसको हम नहीं लिखते हैं। गोइंग कंसर्न, बिजनेस हमारा कंटिन्यू चलता रहता है और इसके साथ साथ इसके दूसरे दूसरे नाम भी है जो कि मैंने लिख दिए, कभी बंद नहीं हो सकता बिजनेस। अगला कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है इसको। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जिस समय के लिए बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं उसका। इन सभी का थ्योरी में अलग से वीडियो लाऊंगा, अभी मैं सिर्फ क्वेश्चंस बता रहा हूं कौन सा इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू रिकॉग्निजेशन AS9 में भी पढ़ोगे। एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट, उधार नगद दोनों लिखना होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिस टाइम का सेल उस टाइम का इनकम से मैच करके लिखते हैं। आपका प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस का मतलब होता है फ्यूचर वाले लॉसेस को इग्नोर लेके चलेंगे और प्रॉफिट को इग्नोर करेंगे।
कंसिस्टेंसी, एक बार जो मेथड अडॉप्ट कर लिया उसको सेलेक्ट करना होता है। फुल डिस्क्लोजर और मेटरलिटी, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आपके 11th क्लास में चैप्टर नंबर 3 में हुआ करता था, अजम्पशन एंड प्रिंसिपल। लेकिन क्या सर हमें वही लिखना है, सेम वर्ड लिखना है, सेम सारी चीजें लिखना है? तो मैं कहूंगा आपके किताब में और 10 ईयर में जो वर्ड लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग लिखना है। ये हमारा था चैप्टर नंबर 4। इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 5 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 5 में से क्या पूछा जाएगा? चैप्टर नंबर 5 का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसमें से सिर्फ और सिर्फ पूछा जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है और इसके सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है और इसके सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स क्या है। जो क्वेश्चंस लिखे हैं, अगर देखो मेरा सिंपल सा कहना है, अगर ये चैप्टर से क्वेश्चन एग्जामिनर ने बनाया तो यही बनाएगा, दूसरा नहीं बनाएगा। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अगला है मीनिंग ऑफ जनरली एक्सेप्टेड एंड प्रिंसिपल, जिसको गैप बोल देते हैं हम। यानी बस चैप्टर नंबर 5 आपके पास थ्योरी का है, ये करेंगे। अच्छा, मैं पेपर के पैटर्न की बात करूं तो पहला क्वेश्चन आपका थ्योरी का आएगा, पहला क्वेश्चन थ्योरी का। दूसरा क्वेश्चन आपका डेप्रीशिएशन, तीसरा क्वेश्चन फाइनल अकाउंट, चौथा क्वेश्चन ब्रांच, पांचवा क्वेश्चन डिपार्टमेंटल, और उसके साथ साथ आपका जो कि AS19 है। इस तरीके से पेपर डिजाइन होगा आपका। मैं पेपर में कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आएगा वो बाद में बात करेंगे। चैप्टर 6 मीनिंग ऑफ IFRS, बस ये पढ़ना है, ये भी थ्योरी है आपका पूरा का पूरा। चैप्टर 7 अकाउंटिंग प्रोसेस, मैंने नो लगा दिया, मतलब ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। सर अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है? इसमें होता है हमारा जैसे जर्नल कैसे किया जाए, लेजर कैसे दिया जाए, कैश बुक कैसे किया जाए। बहुत बच्चे ना सोचते हैं अरे यार ये इतना बड़ा चैप्टर है, इतने सारे पेजेस का, इसको पढ़ लेता हूं। इसमें से नहीं आता। ये चैप्टर बीकॉम के अंदर इसलिए डाला गया है कि बहुत सारे बच्चे, साइंस और आर्ट्स के बच्चे भी आगे चल के बीकॉम लेते हैं, तो उनको ये बेसिक चीजें नॉलेज हो। एग्जाम में इसमें से नहीं पूछा जाएगा। जनरल लेजर या फिर कैश बुक हो गया, सब्सिडरी बुक हो गया एंड ऑल, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में नहीं आने वाली है। मैं सारे चैप्टर में से बता रहा हूं आपको। यूनिट नंबर 2 आ जाता है। अभी तक जितने भी चैप्टर हमने देखे, यानी कह सकते हैं चैप्टर 7 चैप्टर यूनिट नंबर 1 में है। तो मैं सभी बच्चों को पढ़ने का भी अगर मैं प्लानिंग बताऊं तो यूनिट नंबर 1 सबसे लास्ट में पढ़िए। उसको पहले अगर आप पढ़ते हैं तो आपका बहुत ज्यादा टाइम भी चला जाएगा और बहुत कुछ आपको मार्क्स भी उसके अंदर से नहीं मिल पाएगा। यूनिट नंबर 2 चैप्टर 8 है। इसके अंदर है बिजनेस इनकम और रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ये सिर्फ और सिर्फ AS9 है। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएंगे AS9, इसकी अलग से वीडियो बना के डालेंगे। AS9 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर से। चैप्टर नंबर 9 अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड डेप्रीशिएशन। यानी सिंपल सी बात करें, ये डेप्रीशिएशन चैप्टर है। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ना है आपको? एक SLM पढ़ना है, दूसरा एक WDV पढ़ना है, तीसरा आपको एक प्रोविजन पढ़ना है, चौथा आपको डिस्पोजल पढ़ना है, पांचवा आपको चेंज मेथड पढ़ना है, और छठा आपको रीवैल्यूएशन पढ़ना है। एग्जाम में कौन से टॉपिक्स इसमें से हाईली इंपॉर्टेंट है? दैट इज री और ये 3 टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं। पूरे टॉपिक इतने हैं जिसमें से ये टॉपिक पे एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनता है। चैप्टर नंबर आपका 9 डेप्रीशिएशन। चैप्टर नंबर आपका 10 आ जाइए इन्वेंट्री। इन्वेंट्री यानी स्टोर लेजर। इसके अंदर 3 मेथड है बेसिकली। एक है आपका लीफो, दूसरा है आपका फीफो, और तीसरा है आपका वेटेड। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज ये है। ये आपके पास
मेथड्स है जिसको आपको करना है। ये आपके मतलब के 3 मेथड्स आ जाते हैं इसमें इन्वेंट्री। अभी तक यूनिट नंबर 2 से आपका क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। यूनिट नंबर 2 से आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, जो कि हर एक क्वेश्चन लगभग लगभग 19 का आता है। मैं यूनिट वाइज पहले ही वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि भैया यूनिट वाइज कौन सा वेटेज कितना है। बाकी क्या पढ़ना है इसमें से मैंने ये बता दिया आपको, ये सारा है। काफी बच्चों को तो पता ही नहीं है कि भैया पढ़ना क्या है। मैं सिर्फ उन पॉइंट को छाट छाट के, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इससे जरूर हेल्प मिलेगी। कमेंट में लिखिएगा ताकि मैं और भी सेमेस्टर के लिए ऐसे ऐसे वीडियो बनाऊं। चैप्टर 11 है हमारा फाइनल अकाउंट। यूनिट नंबर 3 स्टार्ट हो गया। इसके अंदर आप बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। बस इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। एडजस्टमेंट वगैरह, जीएसटी वगैरह जो होता है वो हो जाता है। इसके और में ये वाला क्वेश्चन आता है हमारा एनपीओ। एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से है एनपीओ, और में आता है। इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट है? कैलकुलेशन करना है सब्सक्रिप्शन को, कैलकुलेशन करना है स्टॉक कंज्यूम को, कैलकुलेशन करना है फंड बेस्ड अकाउंटिंग को, जैसे कि हमारा टूर्नामेंट फंड वगैरह होता है। प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्रिपेयर करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट, प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, प्रिपेयर करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट। और एक और पॉइंट मिस हो गया, प्रिपेयर करना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये टॉपिक इसके अंदर से बनते हैं जिसको आपको पढ़ना है। बाकी फुल फ्लैश क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं और इन दोनों चैप्टर में ऑप्शन में होता है। जो बच्चे अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको कहूंगा इस चैप्टर को आप थोड़ा इग्नोर करके चलें, आप फाइनल और ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ लें, तो जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए सर, अगला चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 सर कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 12 देखिए। फाइन, एक सेकेंड, मैंने शायद वहीं पे ये रिपीट हो गया मेरे पास। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 दैट इज ब्रांच अकाउंट। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन नंबर कौन सा बनेगा सर? क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा आपके क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन नंबर 4। डेटर सिस्टम बताना है आपको, स्टॉक डेटर सिस्टम बताना है। दो इसमें मेथड्स हैं जिसमें से वेरी वेरी पॉपुलर ये वाला है और इसमें से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखिए 4 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं आप। आइए इसके बाद आगे देखते हैं ब्रांच। मैं हर किसी में क्या क्या टॉपिक्स हैं वो भी मैं बता रहा हूं आपको। पढ़ने टाइम पे एक स्ट्रेटेजी पता चल जाएगा, हाँ भाई हमें अकाउंट्स में इतनी चीजें पढ़ना, नहीं तो बच्चा मोटी बुक देख के उलझा हुआ रहता है। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 13 डिपार्टमेंटल। ब्रांच का दोबारा आ गया चैप्टर नंबर 13 के बाद 14 आ गया, ये पहले आ चुका था पीछे 14। डिपार्टमेंटल अकाउंट, डिपार्टमेंटल अकाउंट में क्या इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, ये दो टॉपिक आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा पेपर में, ये होगा क्वेश्चन नंबर 5। चैप्टर 15 लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन नंबर 5 होगा पेपर में। चैप्टर नंबर इसके बाद आ जाते हैं, लीज के बाद अगला आ गया 16। चलिए 16 चैप्टर, ये एक हमारा एक तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये 5 है जो कि यूनिट नंबर 2 का पार्ट है। और 17 कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, और इसके अंदर AS5 है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, जो कि हमारे ना कहीं भी मैंने देखा डीयू ने सिलेबस में डाला हुआ नहीं है AS5, लेकिन एग्जाम में पूछ लेते हैं वो क्वेश्चन। सॉरी मैंने रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोल दिया, प्रायर पीरियड आइटम जो होते हैं हमारे, प्रॉफिट प्रायर पीरियड आइटम पूछ लिया गया है। कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। यूनिट नंबर आपका 5 है, अभी तक 3 बार हो गए, इससे एग्जामिनर ने क्वेश्चन नहीं पूछे। ज्यादा से ज्यादा टैली सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो मैं अगर आपको पूरे क्वेश्चन वाइज बताऊं कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा हमारा चैप्टर वाइज, तो जो ये दिख रहा है इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा। इसमें से भी क्वेश्चन नंबर 1। सर कितने क्वेश्चन? भाई कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना क्वेश्चन नंबर 1। इन सभी में से पढ़ोगे तो पहला क्वेश्चन बनेगा सिर्फ, इसमें से तो कुछ बनना ही नहीं है। यानी जो आपने अभी तक जितने देखे हैं ये 7 चैप्टर, इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा।
इसके बाद आ जाते हैं, इसमें से क्वेश्चन नंबर बनता है हमारा 2, यूनिट 2 में से, यानी क्वेश्चन नंबर 2, यहां से भी क्वेश्चन नंबर 2 और वगैरह मिला के भी आएंगे, पार्ट ए बी सी करके, यहां से भी क्वेश्चन नंबर 2 बनने हैं आपके। यूनिट 3 से बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि और में रहेगा। यूनिट 4 से बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें ये सिस्टम है। यूनिट 5 से जो आपका बनने वाला है वो बनने वाला है आपका यूनिट 5 से, सर ये रहा यूनिट 5 डिपार्टमेंटल, ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिख दिया, ऑल दो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, और ये था हमारा क्वेश्चन 5। तो अब सभी बच्चों को थोड़ा आइडिया हुआ होगा कि किस हिसाब से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट को कहना चाहूंगा, आपके एग्जाम देखो जैन में है, ठीक है, आप सभी स्टूडेंट पढ़ना चालू कर दें। अब दो तरीके से पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है, कोर्स ले रखा है वो कोर्स से पढ़ लें। जो बच्चे कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हैं वो वहां ट्यूशन से पढ़ लें। जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो मैं सबसे पहले बता दूं, जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं ना यूट्यूब पे, उनको दिक्कत नहीं आएंगी। और जो स्टूडेंट अभी यूट्यूब पे मेरे चैनल पे आए हो या किसी ने बताया है और आपने जस्ट पढ़ना स्टार्ट किया है और देखा कि कैसे कैसे होगा, तो मैं उन सभी बच्चों को एक बात बताना चाहूंगा कि आप यूट्यूब से पढ़ना चालू तो करेंगे, लेकिन आपका फिनिश नहीं हो पाएगा। उसका रीजन ये है कि आप वीडियो को ढूंढने में टाइम लगेगा। हाँ, जो बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं ना, उनको कोई भी कोर्स, कोई भी कोचिंग, कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं आने दूंगा मैं, सब कुछ मैं कराऊंगा। लेकिन जो स्टूडेंट अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, उनको बोलूंगा आप यूट्यूब के चक्कर में ना पड़े, आसपास ऑफलाइन कोचिंग देख सकते हैं, या फिर जहां आप पहले पढ़ते थे वहां भी देख सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, अगर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग अभी आप देखोगे ना, तो बहुत मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस बड़ा है। आप ही देख सकते हो कितने टॉपिक्स थे, सिलेबस बड़ा है। तो आप ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए। मैं अपना अगर बताऊं तो मेरा कोर्सेस है, अवेलेबल है। आप जो बच्चे यूट्यूब से आएंगे, जो बच्चे यूट्यूब से आएंगे, इस यूट्यूब वीडियो का स्क्रीनशॉट दोगे, उसको 349 का ये कोर्स मिल जाएगा। पूरा कोर्स जिसके अंदर पीडीएफ नोट्स है, डेडिकेटेड डाउट नंबर है, सारी चीजें हैं, लाइव क्लासेस होंगी, और टिल एग्जाम तक लाइव क्लासेस चलेगी उनके लिए। लेकिन स्क्रीनशॉट देना है उन बच्चों को, और साथ के साथ उनको जो नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में भी, और जो नंबर बीच में भी वीडियो में आया था, उसके ऊपर आपको भेजना है। तो होपफुली बेनिफिट मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही आगे मैं लेके आने वाला हूं आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिजनेस लॉ के अंदर। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और जो बच्चे ज्वाइन करेंगे मिलेंगे क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।